आप देख रहे हैं सरकारी अपडेट इंडिया। यहाँ पेंशन और सरकारी योजनाओं से जुड़ी जरूरी जानकारी आसान भाषा में समझाई जाती है। वीडियो उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आगे की महत्वपूर्ण अपडेट आपसे छूट ना जाए। 13 अगस्त 2026 को ईपीएस 95 पेंशन से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे एक बार फिर चर्चा में हैं। न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की मांग, 7,500 रुपए की मांग, महंगाई राहत, उच्च पेंशन, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, पेंशन भुगतान में देरी और ईपीएफओ से जुड़ी शिकायतों को लेकर पेंशनरों के बीच लगातार सवाल बने हुए हैं। सोशल मीडिया पर इन विषयों को लेकर अलग अलग दावे भी तेजी से सामने आते हैं। इसलिए आज जरूरत है कि इन सभी बातों को बिना किसी भ्रम के समझा जाए और सबसे पहले ये जाना जाए कि मांग क्या है, चर्चा क्या है और वास्तव में आधिकारिक स्थिति क्या है। ईपीएस 95 यानी कर्मचारी पेंशन योजना से जुड़े पेंशनरों के लिए न्यूनतम पेंशन का मुद्दा लंबे समय से महत्वपूर्ण रहा है। कई पेंशनर संगठन न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए करने और इसके साथ महंगाई राहत देने की मांग उठाते रहे हैं। पेंशनरों का तर्क है कि वर्तमान महंगाई और बढ़ते चिकित्सा खर्च के बीच सीमित पेंशन में रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो सकता है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि 7,500 रुपए की मांग को सीधे लागू सरकारी पेंशन समझना सही नहीं होगा। उपलब्ध आधिकारिक ईपीएफओ जानकारी में न्यूनतम ईपीएस पेंशन 1,000 रुपए का उल्लेख मिलता है। इसलिए 13 अगस्त 2026 को अगर कोई पोस्ट या वीडियो ये दावा करता है कि 7,500 रुपए की न्यूनतम पेंशन सभी ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए निश्चित रूप से लागू हो चुकी है, तो उस दावे को आधिकारिक आदेश या अधिसूचना से सत्यापित करना जरूरी है। यही अंतर इस पूरी खबर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। किसी संगठन की मांग अपनी जगह होती है, किसी प्रस्ताव या चर्चा की अपनी स्थिति होती है और सरकार का अंतिम आदेश अलग चीज होता है। जब तक सक्षम प्राधिकरण की ओर से स्पष्ट आधिकारिक आदेश सामने न आए, तब तक किसी प्रस्तावित राशि को लागू पेंशन बताना पेंशनरों के बीच भ्रम पैदा कर सकता है। इसलिए पेंशनरों को सोशल मीडिया पर वायरल किसी भी खबर को आगे बढ़ाने से पहले उसके स्रोत की जांच करनी चाहिए। अगर कोई बड़ा फैसला वास्तव में लागू होता है तो संबंधित सरकारी विभाग, मंत्रालय या आधिकारिक पोर्टल पर उसकी जानकारी तलाशना ज्यादा सुरक्षित तरीका है। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो पेंशन भुगतान से सीधे जुड़ा है, और वो है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। पेंशन व्यवस्था में जीवन प्रमाणित करने की प्रक्रिया बेहद महत्वपूर्ण है। डिजिटल माध्यमों का उद्देश्य यही है कि वरिष्ठ नागरिकों को बार बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े और जीवन प्रमाण पत्र की प्रक्रिया आसान हो सके। लेकिन डिजिटल प्रक्रिया के दौरान कुछ पेंशनरों को व्यवहारिक परेशानियां भी हो सकती हैं। किसी का फिंगरप्रिंट सही तरीके से स्कैन नहीं होता, किसी के मोबाइल में तकनीकी समस्या होती है, कहीं इंटरनेट कनेक्शन कमजोर होता है और कभी कभी रिकॉर्ड में नाम, जन्मतिथि या अन्य जानकारी में अंतर होने के कारण सत्यापन में दिक्कत आ सकती है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले घबराने की जरूरत नहीं है। अगर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने में परेशानी हो रही है तो उसका आधिकारिक स्टेटस जांचना चाहिए। जरूरत पड़ने पर अधिकृत सेवा केंद्र या संबंधित कार्यालय से सहायता ली जा सकती है। सोशल मीडिया पर कई बार ऐसे दावे भी देखने को मिलते हैं कि किसी नए आईटी सिस्टम या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित व्यवस्था के कारण बड़ी संख्या में पेंशनरों की पेंशन रोक दी गई है। इस तरह के दावों को बिना आधिकारिक पुष्टि के सच मानना सही नहीं है। किसी एक पेंशनर की पेंशन क्यों रुकी है, इसका वास्तविक कारण उसके व्यक्तिगत रिकॉर्ड और संबंधित विभाग के आधिकारिक स्टेटस से ही पता चल सकता है। अगर किसी पेंशनर की पेंशन खाते में नहीं आई है तो सबसे पहले बैंक खाते की स्थिति जांचनी चाहिए। ये देखना चाहिए कि भुगतान बैंक तक पहुंचा है या नहीं। इसके बाद पेंशन से जुड़े रिकॉर्ड और संबंधित विभाग की जानकारी देखनी चाहिए। इस मामले में पीपीओ नंबर बहुत महत्वपूर्ण होता है। पेंशन पेमेंट ऑर्डर से जुड़े रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना चाहिए। इसके साथ बैंक पासबुक, पेंशन क्रेडिट की जानकारी, लाइफ सर्टिफिकेट का रिकॉर्ड और विभाग से प्राप्त पत्रों को भी संभाल कर रखना उपयोगी है। अगर पेंशन भुगतान में समस्या बनी हुई है तो आधिकारिक शिकायत व्यवस्था का इस्तेमाल किया जा सकता है। शिकायत दर्ज करते समय केवल ये लिखने के बजाय कि पेंशन नहीं मिली, समस्या से जुड़ी स्पष्ट जानकारी देना बेहतर होता है। उदाहरण के लिए, आखिरी बार पेंशन कब मिली, कितने समय से भुगतान लंबित है, लाइफ सर्टिफिकेट कब जमा किया गया और पहले कोई शिकायत दर्ज की गई है या नहीं। अगर शिकायत दर्ज हो जाती है तो उसका शिकायत नंबर या संदर्भ संख्या जरूर सुरक्षित रखें। आगे की कार्रवाई में यही जानकारी काम आ सकती है।
पेंशनरों को एक और महत्वपूर्ण सावधानी रखनी चाहिए। किसी अनजान व्यक्ति को पेंशन चालू कराने, लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करने या पीपीओ सत्यापन के नाम पर पैसे नहीं देने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति फोन करके ओटीपी, बैंक पासवर्ड, यूपीआई पिन, एटीएम पिन या कार्ड की जानकारी मांगता है तो उसे ऐसी जानकारी बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। आजकल साइबर ठगी के मामलों में लोगों को डराकर जानकारी हासिल करने की कोशिश की जाती है। ठग ये कह सकते हैं कि आपकी पेंशन बंद होने वाली है या आपका लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट नहीं है। ऐसी स्थिति में फोन पर भरोसा करने के बजाय संबंधित आधिकारिक माध्यम से खुद जानकारी की पुष्टि करनी चाहिए। अब वापस आते हैं 7,500 रुपए वाली मांग पर। ये मांग लंबे समय से कई पेंशनर संगठनों की ओर से उठाई जाती रही है। इसके साथ महंगाई राहत की मांग भी की जाती रही है। पेंशनरों का कहना है कि बढ़ती महंगाई और चिकित्सा खर्च को देखते हुए न्यूनतम पेंशन में सुधार जरूरी है। ये मांग क्यों उठाई जा रही है, इसे समझना भी जरूरी है। सेवानिवृत्ति के बाद बहुत से वरिष्ठ नागरिकों के पास नियमित आय का मुख्य साधन पेंशन होती है। उम्र बढ़ने के साथ दवाइयों और इलाज का खर्च बढ़ सकता है। घरेलू खर्च भी लगातार बदलते रहते हैं। इसलिए पेंशनर संगठन चाहते हैं कि न्यूनतम पेंशन ऐसी हो जिससे आवश्यक जरूरतों को पूरा करने में ज्यादा सहायता मिल सके। लेकिन सरकार की तरफ से किसी भी बड़े पेंशन सुधार के लिए वित्तीय प्रभाव का आकलन करना जरूरी होता है। पेंशन व्यवस्था में बड़ी संख्या में लाभार्थी जुड़े हैं। अगर न्यूनतम पेंशन में बड़ा बदलाव किया जाता है तो उसका प्रभाव लंबे समय तक सरकारी और पेंशन फंड की वित्तीय व्यवस्था पर पड़ सकता है। इसी वजह से पेंशन बढ़ोतरी का फैसला केवल किसी मांग के आधार पर नहीं हो जाता। फंड की स्थिति, योगदान, वित्तीय दायित्व, भविष्य की भुगतान क्षमता और सरकार की नीति जैसे कई पहलुओं को ध्यान में रखना पड़ता है। ईपीएफओ के फंड और निवेश को लेकर भी सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें कही जाती हैं। कई बार किसी निवेश से होने वाले लाभ को देखकर यह दावा किया जाता है कि पूरी राशि पेंशनरों में बांट दी जानी चाहिए। लेकिन किसी फंड का निवेश और पेंशन भुगतान की वित्तीय संरचना एक ही चीज नहीं है। निवेश के अपने नियम होते हैं और फंड की भविष्य की देनदारियां भी होती हैं। इसलिए किसी एक आंकड़े को देखकर यह निष्कर्ष निकालना कि पेंशन तुरंत कई गुना बढ़ सकती है, सही वित्तीय विश्लेषण नहीं माना जा सकता। अब उच्च पेंशन की बात करते हैं। उच्च वेतन के आधार पर पेंशन का विकल्प भी ईपीएस से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। इस मामले में पात्रता, वास्तविक वेतन, सेवा अवधि, पुराने योगदान और नियोक्ता के रिकॉर्ड जैसी जानकारी महत्वपूर्ण हो सकती है। हर पेंशनर की स्थिति एक जैसी नहीं होती। किसी व्यक्ति को जो लाभ या प्रक्रिया मिली है वो जरूरी नहीं कि दूसरे व्यक्ति पर भी उसी तरह लागू हो। इसलिए उच्च पेंशन से संबंधित मामले में अपने व्यक्तिगत रिकॉर्ड और आधिकारिक स्थिति को प्राथमिकता देना चाहिए। अगर किसी पेंशनर ने उच्च पेंशन से संबंधित प्रक्रिया में कोई भुगतान किया है तो उसकी रसीद, डिमांड लेटर, बैंक रिकॉर्ड और ईपीएफओ से प्राप्त दस्तावेज सुरक्षित रखने चाहिए। अगर कोई शिकायत पहले से लंबित है तो उसकी शिकायत संख्या भी संभाल कर रखनी चाहिए। पुरानी कंपनियों या बंद हो चुके प्रतिष्ठानों से जुड़े मामलों में रिकॉर्ड प्राप्त करने में परेशानी हो सकती है। ऐसी स्थिति में उपलब्ध दस्तावेजों के साथ लिखित रूप में संबंधित विभाग से स्थिति पूछना बेहतर तरीका है। अब एक और भ्रम दूर करना जरूरी है। ओपीएस, एनपीएस, यूपीएस, एपीवाई और ईपीएस 95 एक ही योजना नहीं है। इनकी संरचना और पात्रता अलग अलग होती है। इसलिए किसी एक योजना में बदलाव को दूसरी योजना के पेंशनरों पर अपने आप लागू नहीं माना जा सकता। इसी तरह अटल पेंशन योजना को भी ईपीएस 95 के साथ जोड़कर देखना सही नहीं है। जब भी पेंशन से जुड़ी कोई खबर सामने आए, सबसे पहले ये पहचानना जरूरी है कि खबर किस योजना से संबंधित है। ईपीएस 95 पेंशनरों के आंदोलन भी समय समय पर चर्चा में रहे हैं। अलग अलग संगठन अपनी मांगों को सरकार के सामने रखते रहे हैं। प्रदर्शन, ज्ञापन और प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से अपनी मांग रखना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है। लेकिन आंदोलन में दिए गए बयान को सरकारी फैसला नहीं माना जा सकता। किसी संगठन की मांग को उसी रूप में प्रस्तुत करना चाहिए और अगर बाद में सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक निर्णय आता है तो उसे अलग से बताया जाना चाहिए। इसी तरह किसी प्रदर्शन की भीड़, किसी सरकारी कार्यालय के बंद होने या किसी बड़े प्रशासनिक संकट जैसे दावों को भी बिना प्रमाण के तथ्य की तरह पेश करने से बचना चाहिए। खबर का उद्देश्य जानकारी देना होना चाहिए, डर या भ्रम पैदा करना नहीं। आज के समय में सोशल मीडिया की वजह से पेंशन से जुड़ी गलत खबरें बहुत तेजी से फैल सकती हैं। एक पुराना वीडियो नई तारीख के साथ वायरल हो सकता है। किसी पुराने बयान को नया फैसला बताया जा सकता है। किसी मांग को मंजूरी बताकर पेश किया जा सकता है। इसलिए 13 अगस्त 2026 की कोई भी पेंशन अपडेट देखने के बाद सबसे पहले उसकी तारीख
और स्रोत देखें। अगर खबर किसी सरकारी फैसले की बात करती है तो संबंधित आधिकारिक दस्तावेज तलाशें। जानकारी पसंद आती है जिसमें वायरल दावों और वास्तविक स्थिति के बीच का अंतर साफ तरीके से समझाया जाता है तो सरकारी अपडेट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो को लाइक करें और इसे किसी ऐसे पेंशनर तक भी शेयर करें जिसे ईपीएस 95 से जुड़ी जानकारी की जरूरत हो सकती है। अब उन पेंशनरों के लिए जरूरी बात जो वास्तव में भुगतान की समस्या का सामना कर रहे हैं। सबसे पहले बैंक खाते की स्थिति जांचें, फिर आखिरी पेंशन भुगतान की तारीख देखें, अपना पीपीओ नंबर और संबंधित दस्तावेज निकालें, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस जांचें और जरूरत होने पर संबंधित आधिकारिक कार्यालय से संपर्क करें। अगर समस्या बनी रहती है तो आधिकारिक शिकायत दर्ज करें। शिकायत संख्या सुरक्षित रखें और आगे की कार्रवाई उसी रिकॉर्ड के आधार पर करें। अगर किसी दस्तावेज में नाम, जन्म तिथि या अन्य जानकारी गलत है तो संबंधित विभागीय प्रक्रिया से उसे सुधारने की कोशिश करें। केवल ये मान लेना कि पूरा सिस्टम खराब है समस्या का समाधान नहीं है। सबसे पहले ये पता करना जरूरी है कि समस्या बैंक से संबंधित है, दस्तावेज से, लाइफ सर्टिफिकेट से या पेंशन रिकॉर्ड से। एक और जरूरी बात यह है कि अपनी निजी जानकारी को सार्वजनिक न करें। सोशल मीडिया कमेंट्स में अपना पीपीओ नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, आधार नंबर या मोबाइल नंबर लिखने से बचें। अगर किसी सरकारी प्रक्रिया के लिए जानकारी देनी है तो केवल आधिकारिक माध्यम का इस्तेमाल करें। पेंशनरों के लिए यह भी जरूरी है कि किसी वायरल पोस्ट को देखकर तुरंत परिवार या दूसरे पेंशनरों में डर न फैलाएं। पहले खबर की पुष्टि करें। अगर खबर सही है तो आधिकारिक स्रोत जरूर मिलेगा। अगर कोई दावा केवल व्हाट्सएप फॉरवर्ड या बिना स्रोत की पोस्ट पर आधारित है तो सावधानी रखना बेहतर है। अब 13 अगस्त 2026 की इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष समझिए। 7,500 रुपए और महंगाई राहत की मांग एक महत्वपूर्ण पेंशनर मांग है, लेकिन मांग और मंजूरी के बीच अंतर है। इसे तब तक लागू सरकारी पेंशन नहीं माना जाना चाहिए जब तक स्पष्ट आधिकारिक आदेश सामने न आए। इसी तरह किसी निश्चित तारीख पर बड़ी रकम मिलने, सभी पेंशन खाते होल्ड होने, किसी नए सिस्टम के कारण देश भर में पेंशन बंद होने या किसी खास घोषणा के तुरंत लागू होने जैसे दावों को भी आधिकारिक पुष्टि के बिना अंतिम सत्य नहीं मानना चाहिए। पेंशनरों की मांगे महत्वपूर्ण है और वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है, लेकिन सही जानकारी के साथ अपनी आवाज उठाना और भी जरूरी है। अगर आने वाले समय में सरकार की ओर से न्यूनतम पेंशन, महंगाई राहत, उच्च पेंशन या ईपीएस 95 से जुड़ा कोई स्पष्ट आदेश आता है तो सबसे महत्वपूर्ण बातें होंगी कि फैसला किसके लिए है, पात्रता क्या है, राशि कितनी है और इसे किस तारीख से लागू किया जाएगा। यही जानकारी किसी भी पेंशनर के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। इसलिए आज की तारीख में सबसे सुरक्षित तरीका यही है कि आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता दी जाए, अपने दस्तावेज सुरक्षित रखे जाएं और सोशल मीडिया की अपुष्ट खबरों पर आर्थिक निर्णय न लिया जाए। अगर आपको ये रिपोर्ट उपयोगी लगी है तो सरकारी अपडेट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने परिवार या परिचित पेंशनरों के साथ शेयर करिए। आगे भी ईपीएस 95, ईपीएफओ पेंशन, सरकारी योजनाओं और कर्मचारी हित से जुड़ी जरूरी जानकारी आसान भाषा में पाने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। अंत में यही कहना है कि पेंशन केवल एक रकम नहीं है, बल्कि लाखों वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा विषय है। इसलिए इस विषय पर खबर देते समय जिम्मेदारी और सही जानकारी दोनों जरूरी है। न्यूनतम पेंशन की मांग हो, 7,500 रुपए का मुद्दा हो, महंगाई राहत की बात हो, उच्च पेंशन का मामला हो, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की परेशानी हो या पेंशन भुगतान में देरी, हर मामले में सबसे पहले तथ्य और आधिकारिक जानकारी को देखें। अपने दस्तावेज सुरक्षित रखें, पीपीओ नंबर संभाल कर रखें, बैंक रिकॉर्ड की जांच करते रहें और किसी अनजान व्यक्ति को अपनी गोपनीय जानकारी न दें। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी किसी दूसरे पेंशनर के काम आ सकती है तो इसे जरूर शेयर करें और ऐसी ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए सरकारी अपडेट इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 13 अगस्त 2026 की इस रिपोर्ट में हमने ईपीएस 95 से जुड़े प्रमुख मुद्दों को समझने की कोशिश की है। आगे अगर कोई आधिकारिक और सत्यापित फैसला सामने आता है तो उसी के आधार पर उसकी पूरी जानकारी समझना सबसे सही तरीका होगा। तब तक सावधान रहिए, जागरूक रहिए और किसी भी वायरल दावे पर विश्वास करने से पहले उसकी पुष्टि जरूर करिए। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए और ऐसी ही जरूरी जानकारी के लिए सरकारी अपडेट इंडिया से जुड़े रहिए।